गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो है हम उच्च माध्यमिक परीक्षा जो हमारी 2014 होने वाली है हिस्ट्री, उसके बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो है हम पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे कि जो हमारा 80 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र आने वाला है उसका अंक भार क्या रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयारी करनी है। आपको हर पार्ट के अंदर से जो है क्या आने वाला है, उसके अंक, उसमें मार्क्स कितने दिए हुए हैं, कितने उसमें से प्रश्न आने वाले हैं, उस पर पहले मैं आपको बता दूं। उसके बाद जो है हम उसका प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो हम जो है देखेंगे कि जो चैप्टर 1 है हमारा, वो हमारा जो है पार्ट वो 6 नंबर का आने वाला है। पार्ट 2 6 नंबर का है। पार्ट 3 6 नंबर का है। पार्ट 4 7 नंबर का है। पार्ट 5 जो हमारा है वो 6 हम कवर कर रहा है। पार्ट 7 हम बात करें, 6 की बात करें तो 7 हम जो है कवर कर रहा है। और हम जो है पार्ट 7 की बात करें तो 6 हम, 8 की बात करें 6, 9 6, 10 में से 6 हम, 11 में से 7 हम, 12 में से 6 हम और 5 नंबर का आपका मानचित्र आने वाला है। टोटल मिलाकर जो है आपको 80 नंबर जो है कवर करने हैं। अब हमको देखना है कि कौन से पार्ट में से जो है, या फिर जो है हमने अंक देख लिया हमारे प्रश्न पत्र में किस प्रकार जो है प्रश्न आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे, रिक्त स्थान कितने आएंगे, उस पर जो है हम चर्चा करें। हमारी जो ब्लूप्रिंट जारी हुई है मॉडल पेपर के अनुसार उसको देखेंगे। देखिए आपके जो है 14 जो है प्रश्न पत्र के अंदर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि जो एमसीक्यू टाइप जो प्रश्न है वो आएंगे। तो 14 मार्क्स जो है आपको टू द पॉइंट जो भी आंसर देना है। आप उन प्रश्नों को सॉल्व करते समय बिल्कुल जो है ध्यान रखेंगे। अगर आप ध्यान नहीं रखते और आपने तुरंत टिक मार्क कर दिया तो आपको वो नंबर चला जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो उन प्रश्नों को जो है आपको सोच समझकर हल करना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं तो 4 में से राइट वाला कौन सा है। उसके बाद आपके 7 नंबर के जो है रिक्त स्थान आएंगे, 7 प्रश्नों और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके लघुरात्मक आएंगे, वो भी जो है आपके अति लघुरात्मक प्रश्न भी 1-1 अंक के होंगे। उसके बाद जो है आपको 12 अंक के जो है प्रश्न आएंगे, 12 प्रश्न आएंगे और प्रति प्रश्न जो है लघुरात्मक 2 अंक का आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे जब चलेंगे तो आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, है ना। तो 2 प्रश्न जो आएंगे वो 4-4 नंबर के आएंगे अथवा में आएंगे और एक प्रश्न जो है आपका 5 अंक का आएगा जिसमें आपका मानचित्र कवर होगा। यानी कि हमने जो ब्लूप्रिंट देखा 5 अंक के अंतिम जो प्रश्न है मानचित्र का, कुल मिलाकर 3 जो अंतिम प्रश्न होंगे वो 4-4 नंबर के और 5 नंबर के। अब हमको प्रश्न पत्र सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें जो वर्णात्मक जो प्रश्न है उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना है ताकि जो है अधिकतम लिख सकें। क्योंकि हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम जो है छोटे प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करते हुए चलते हैं और हम उसमें अधिकतम लिखते रहते हैं और जब बड़े प्रश्न की बात आती है तो हम उसमें लिखना कम कर देते हैं और वहाँ हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो हमको शब्द सीमा जो दी गई है उस शब्द सीमा के अनुसार जो है प्रश्नों को सोल्व करना है ताकि ये जो है बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिकतम नंबर ला सके। तो हमें 80 नंबर में से 75 लाने का टारगेट हमेशा बना के रखना है एक स्टूडेंट को कि वो अच्छे अंक अर्जित करे। तो हमने अब इस मॉडल पेपर के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के ऊपर जो है चर्चा करते हैं कि किस प्रकार जो है प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो पार्टों के नाम एक बार मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चे जो है नई बुक्स लेकर आए हैं और कुछ बच्चे पुरानी परचेस करते हैं। तो पहले पार्ट का हमारा जो नाम था हड़प्पा सभ्यता, ईंटें मनके में अस्थियां। दूसरा पार्ट जो है हमारा आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राजा, किसान और नगर। तीसरा पार्ट जो है हमारा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। चौथा पार्ट जो हमारा है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये पार्ट जो है 7 नंबर कवर करता है। तो मैं विद्यार्थियों को ये जो है राय दूंगी कि इसके जितने भी प्रश्न हैं वो आप अच्छे से याद करें, इसके निबंधात्मक भी याद करें क्योंकि 7 नंबर दिया है ना कहीं जो है इसमें से निबंधात्मक प्रश्न बनने की भी संभावना है। यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, ये हमारा 5वां पार्ट है जो 6 नंबर कवर कर रहा है।
छठा पाठ हमारा है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा घर। यानी कि जो हमारा ये पाठ है वो 7 नंबर कवर करता है। यहाँ पर भी हम विद्यार्थियों से ये कहूँगे कि इसके सारे प्रश्न अच्छे से पढ़ें और निबंधात्मक प्रश्नों पर भी जो है फोकस रखें, क्योंकि हमने अभी अर्धवार्षिक का रिसेंटली पेपर जो है सॉल्व किया, उसमें भी हमने देखा कि इस पाठ से जो है निबंधात्मक प्रश्न आया था। उसके बाद हम देखें 7वां पाठ, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग हम देखें तो 14वीं से 16वीं सदी तक के बारे में जो है इसमें हमें पढ़ाया गया था और ये पाठ जो है 6 अंक कवर करता है। उसके बाद हम 8वें पाठ पर डिस्कशन करें, किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। तो ये पाठ जो हमारा है 6 नंबर कवर करता है। उसके बाद हम 9वें पाठ पर चर्चा करें, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ये पाठ जो है हमारा 6 नंबर कवर करता है। उसके बाद हम 10वें पाठ पर डिस्कशन करें तो विद्रोह और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान 6 नंबर जो है कवर कर रहा है। उसके बाद हम 11 पाठ पर डिस्कशन करें तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। ये पाठ जो है 7 नंबर कवर करता है। और मैंने जब क्लासरूम में पढ़ाया उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझाया था कि हम जब महात्मा गांधी 1915 से जो आए हैं, उनके सत्याग्रह से लेकर जो है उनकी 1947 के बाद तक का जो है इसमें हमने पढ़ा था। तो आप पूरा मैंने एक सन लिखवाए हैं और हर चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन किया है, तो आप अच्छे से वो चैप्टर को लर्न करें। उसके अंदर जो है महत्वपूर्ण प्रश्न और टिप्पणियाँ आती है, रोलेटेट, असहयोग आंदोलन, है ना, उस पर आप जो है अच्छे से फोकस करें। उसके बाद जो है चोरा चोरी कांड, सविनय अवज्ञा, ये सारी टिप्पणी कवर करती है। तो इस पाठ के अंदर से काफ़ी सारे प्रश्न बनने की संभावना है और आगे के लिए भी आपके बेनिफिट्स है। तो ये पाठ जो है 7 नंबर कवर करता है। उसके बाद हम देखें 12वां, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। ये जो पाठ है वो 6 नंबर कवर करता है। तो इस प्रकार जो है 75 नंबर हमारे यहाँ तक कवर होते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक से है। उसके बाद हमारा 5 नंबर का मानचित्र आएगा। तो मानचित्र हमने कक्षा में करवाया है, तो आप जो है उस मानचित्र को अच्छे से पढ़ लें। उससे बाहर जो है कहीं पर जो है नहीं जाने वाला है। और जहाँ तक है कि 5 सालों के पेपरों में कई सारे मॉडल पेपर्स, उन सब में से मानचित्र के जो भी पॉइंट मार्क किए गए थे वो मैंने आपको क्लासरूम में सॉल्व करवा दिए हैं। तो अब जो मॉडल पेपर में जो प्रश्न आए हैं हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए इस मॉडल पेपर में जो पहला प्रश्न आया है वो आया है, सिंधु सभ्यता का स्थान धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो हमने कई दफा जो है क्लासरूम में पढ़ लिया और सभी बच्चों को अच्छे से याद भी है कि धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। अब हमने देखा तो हमारे ऑप्शन में 4 और ऑप्शन आए हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चलता है उसमें हम राजस्थान में कौन कौन से स्थल है उसके बारे में चर्चा कर ले। तो आप इसको भी नोट डाउन अच्छे से कर लें कि राजस्थान में जो है हमारी काली गंगा की सभ्यता है। इस बार हमारे को प्रश्न पूछा जाता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको जो है सही ऑप्शन काली गंगा लगाना है। अगला हमारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता स्थित है। तीसरी हम गणेश्वर की सभ्यता के बारे में बात करें जो शिखर के अंदर स्थित है, गंगा नदी के पास में, आहड़ उदयपुर में, कालीगंगा हनुमानगढ़ में। ये मैंने आपको इसके साथ में लिखवा रही हूँ क्योंकि हमारा जो मानचित्र भरने के लिए आएगा उसमें कहीं ना कहीं कालीगंगा, आहड़, गणेश्वर इनके बारे में चर्चा की गई थी। तो हमको जो है इस पर भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम गुजरात में धोलावीरा के अतिरिक्त और कौन सी
कौन सा इसका इनका कौन सा वंश सम्मिलित था? तो वाकाटक वंश। अब इसके अतिरिक्त हमारे 4 ऑप्शन में समुद्रगुप्त हो रहा है जो हमारे सिलेबस में है और हमें ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त जो है काफी जो है महान व्यक्ति हैं और इनकी चर्चा इतिहास में 100 युद्धों के विजेता के रूप में की जाती है, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भाई अगर हमें प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके अलावा इसमें से टिप्पणी वाला प्रश्न बनने का होता है कि जो इनका दरबारी कवि है जिसका नाम हरिसेन है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? तो आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? हरिसेन है, जिनके द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। ठीक है, और ये आपको आगे के लिए भी बेनिफिट है। जब आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम तैयारी करते हैं तो इनकी रचना का नाम क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है ये हमको डिस्कशन करना है। ये प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिसेन है उनके द्वारा जो है समुद्रगुप्त की जो है समस्त विजयों का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त की जितनी भी जानकारी है वो अगर हम कैसे देखते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो आपको जो है परीक्षा के लिए 1 लाइनर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर यहाँ पर कवर करते हुए मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा मैं आपको जो है प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर टिप्पणी याद करनी है ताकि जो है आप परीक्षा में आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई और प्रयाग प्रशस्ति में किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? तो मैं इसको ध्यान रखना है। पिता से पुत्र की बात हो रही है तो आपको सबको पता है कि पितृवंशिकता यानी कि पिता होता है तो वो हमारे परिवार का जो मुखिया होता है और उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो उत्तराधिकारी के रूप में उसके पुत्र को जो है या फिर पुत्र नहीं होने पर उसके पौत्र को, पौत्र के नहीं होने पर उसके प्रपौत्र को यानी वंशानुक्रम के अनुसार जो है संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो हमको ध्यान रखना है कि पितृवंशिकता के तहत जो है परिवार का मुखिया पिता होता है और जब वो नहीं होता तो उसका उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र होता है। लेकिन हमने हमारा एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें भी इससे पहले जो प्रश्न अटेंड किया था प्रभावती गुप्त वाला, उसमें जो है पितृवंशिकता के तहत उसके पिता ने जो है प्रभावती गुप्त को जो है संपत्ति प्रदान की गई। तो इतिहास में जो है एकमात्र शासक है जिसको प्रभावती गुप्त जो है इनको उनको पिता के द्वारा जो है संपत्ति दी गई थी। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर पितृवंशिकता होगा। हमारे यहाँ पर मातृवंशिकता भी दी गई है जिसमें परिवार की मुखिया कौन होती है? माता, और माता के द्वारा ही जो है परिवार के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। तो उस शासन को हम क्या बोल सकते हैं? मातृवंशिकता, यानी कि परिवार की जो मुखिया है वो कौन है? माता होती है। और यहाँ पर जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं पितृवंशिकता वाले, तो पिता हमारे जो है परिवार के मुखिया होते हैं। जो वर्तमान में प्रथा प्रचलित है कि हमारे पिताजी जो है हमारे परिवार के मुखिया होते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो है कुछ चीजों के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट जो चल रहा है उसमें हमारी माता को जो है मुखिया बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मातृवंशिकता क्या होती है और पितृवंशिकता क्या होती है। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा इसमें आया है, निम्न में से किस शहर को इर्द ने भारत में सबसे बड़ा बदलाया था? तो हम सबको पता है कि जो है इर्द ने दिल्ली को सबसे पहले जो है दिखाया और दिल्ली को सबसे बड़ा शहर
नसीरुद्दीन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया, तो आपको ध्यान रखना है, लिख भी लेना है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। और कौन सी दो जगह उसने यात्रा की थी, तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना। आपको प्रश्न पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से दो शहरों की यात्रा की, तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली को दौलताबाद की, और सबसे बड़े शहर ने किसको बताया, दिल्ली बताया। अब यहाँ पर इब्न बतूता से जुड़े कई सारे प्रश्न आते हैं कि इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है, तो इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है रिहला। क्या नाम है, रिहला या रिहला, है ना। अब इब्न बतूता कहाँ का निवासी था या उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको ध्यान रखना, कहाँ से आया वो, अफ्रीका से आया, है ना। अब ऑप्शन में अफ्रीका में हो तो हमको क्या याद रखना है, मोरक्को, और मोरक्को भी याद ना हो ऑप्शन में तो हमको याद रखना है टैंजियर, है ना। तो आपको ऑप्शन में जो भी मिले उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था या उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, अफ्रीका, मोरक्को, टैंजियर, ये तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अब जब वो भारत आए तो उसे तो विचित्र चीज देखी, तो वनस्पतिक चीजें देखी, जिसको देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ। तो वनस्पतिक चीजें कौन सी थी, इब्न बतूता द्वारा देखी गई थी, तो ध्यान रखना है, आपको लिख लेना है, नोट डाउन करके मैं जो बोल रही हूँ आपको नोट्स के रूप में लिखते जाना है, ताकि आपके पास अच्छे से नोट्स पुटअप हो जाए। और काफी सारे जो है वनस्पति आपके कवर होने वाले हैं। तो आप जो वनस्पति जो चीज देखी भारत में जब आया तो उसने एक पान देखा, और पान के पत्ते को देखकर वो अचंभित हुआ, और दूसरा उसने देखा नारियल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उसने आगे डाक व्यवस्था देखी, जिसको हम उलूक बोलते हैं, और एक जो है पैदल डाक व्यवस्था थी, एक बहुत प्रकार वाली थी। तो उसको देखकर वो अचंभित हुआ कि कुछ ही समय के अंदर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ घंटों और महीनों लगते थे, वहाँ पर कुछ समय के अंदर जो है किसी भी संदेश को या सूचना को इधर उधर पहुंचा जाता थे। तो यहाँ के भारत के डाक व्यवस्था को देखकर जो है काफी अचंभित था। तो इब्न बतूता के ऊपर जो है कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में बनने वाले हैं। तो आपको जो है इब्न बतूता पर जो मुख्य जो है वन लाइनर है वो मैंने आपको डिस्कशन किया है, उसको नोट डाउन कर लें, लिख लें और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, तो सीधे सीधे नहीं करते हुए निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे। अब हमारा जो पाठ क्षेत्र वाली प्रश्न आया है, और इम्तिहान में से जो है आपके एक एक नंबर जो है होने वाले हैं, आने वाले हैं। परेशान कैसे भी प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है इनकी दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह में पूछ लें कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, दातागंज बख्श, इनकी दरगाह जो है हम लाहौर के अंदर जो है स्थित है। और आप देख लें कि कुछ इसका उसमें पंजाब का आता है, तो आपको ऑप्शन देख लेना है लाहौर पंजाब। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी,